बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारा आज का लेक्चर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 बनाया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था इसे। और कब बनाया था ये? 14 अगस्त 1973 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला बनाया था। पार्ट्स के हवाले से ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स हैं और 280 आर्टिकल्स हैं, और उसके अलावा इसमें 7 शेड्यूल थे, जिसमें से 2 ओमिट हो गए। अब इसमें 5 शेड्यूल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में है। आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। इसके पहले क्लास में लिखा हुआ है पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? फेडरल फॉर्म ऑफ दी गवर्नमेंट होगी, और इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते किसे हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें पावर्स डिवाइडेड इन बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल के बीच में। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाला कुछ पावर सूबों को देता है कि आप ये पावर्स खुद यूज़ करें, और कुछ पावर सेंट्रल को देता है कि आप ये खुद यूज़ करें। कुछ पावर्स वफाक यूज़ करते हैं, कुछ पावर्स सूबे यूज़ करते हैं। तो ऐसी ही गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, और पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। और इसी क्लास 2 में उसके सब क्लास ए में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 4 सूबे होंगे, सिंध होगा, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के। इससे पहले 25th अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान में 5 सूबे थे। जब 25th अमेंडमेंट आई थी तो उसमें फाटा को केपीके में मर्ज किया गया था। अब हमारे पास 4 सूबे हैं, सिंध हो गया, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके। और इसी क्लास 2 के सब क्लास बी में लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल टेरिटरी होगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का पहले कैपिटल कराची था, लेकिन अब पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। ये क्लास 2 के सब क्लास बी के मुताबिक। और क्लास 2 के सब क्लास सी में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी टेरिटरी अगर पाकिस्तान उसे हासिल करता है या किसी और तरीके से पाकिस्तान में शामिल होती है तो वो भी पाकिस्तान के टेरिटरी का हिस्सा कहलवाएगी। और उसी टेरिटरी को कौन मिलाएगा? मजलिस शोरा कानून के ज़रिए पाकिस्तान में एडमिट करेगी। ये जो टेरिटरी, न्यू टेरिटरी अगर पाकिस्तान में आ गई और पाकिस्तान ने उसे हासिल किया तो उसी टेरिटरी को पाकिस्तान में मजलिस शोरा कानून के ज़रिए पाकिस्तान में मिलाएगी। और ये क्लास 2 के सब क्लास डी में लिखा हुआ है कि मजलिस शोरा जो भी न्यू टेरिटरी पाकिस्तान में पाकिस्तान ने अगर उसे हासिल किया या किसी और तरीके से पाकिस्तान में हुई है तो वो मजलिस शोरा कानून के ज़रिए उसमें एडमिट करेगी। जैसे आपको याद होगा कि फाटा को केपी के मर्ज किया गया था, तो ये मजलिस शोरा ने बाय लॉ के ज़रिए फाटा को केपी के मर्ज किया गया था। और आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में इस्लाम टू बी ए स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब कौन सा होगा? इस्लाम होगा। और जो बाकी मज़हब है उनको पाकिस्तान में एज अ मिनॉरिटी तौर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब इस्लाम ही होगा। ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मेन पार्ट करार दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हिस्सा है, और शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में वही सेम हैसियत है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की भी वही सेम हैसियत है पाकिस्तान में। और आपको मैं बताता चलूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम कहते किसे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दरअसल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक मेन बेसिक से प्रिंसिपल से सेट आउट होते हैं जिसके तहत पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो लियाकत अली खान साहब ने 1949 में पास करवाया था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। और पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वही सेम इफेक्ट होगा जो पाकिस्तान में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की है। आर्टिकल 3 एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल स्टेट के ऊपर दो अहम जिम्मेदारियां इम्पोज करता है, जिसमें पहली जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर एलिमिनेशन ऑफ इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है तअस्सुब। पाकिस्तान में जितने भी तअस्सुबात हैं, चाहे वो रंग, नस्ल, कौमियत के या ज़बान के बेसिस पे हो, उन सारों का खात्मा स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन सारी चीज़ों का खात्मा स्टेट करवाएगी। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि ग्रेजुअली फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, के जिस ऐसा ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा करेगी कि जिस बंदे की जितनी कुव्वत होगी उससे काम भी उतना ही लिया जाएगा और जितना उसने काम किया है उसको मुआवजा भी उतना ही दिया जाएगा। जैसे एक मजदूर है 6 घंटा काम कर सकता है, तो स्टेट भी उससे सिर्फ 6 घंटा ही काम करवाएगी, उससे ज़्यादा नहीं करवाएगी या उससे कम भी नहीं करवाएगी, और उससे सैलरी भी 6 घंटे की ही मुहैया करेगी। आर्टिकल 4 राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विथ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि हर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को लॉ के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें आपको दो ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो आपके इनएलिएनेबल राइट्स हैं। इनएलिएनेबल राइट्स का मतलब जो आप हर सूरत में इंजॉय कर सकते हैं और कोई भी बंदा आपसे ये दो राइट्स छीन नहीं सकता। पहला राइट कौन सा? टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तरफ पहला राइट कौन सा? टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरा टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। पहला राइट ये हुआ कि आपको लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है और आप उससे एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा आपको लॉ के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा, गैर कानूनी तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये दोनों राइट आपके इनएलिएनेबल राइट्स हैं जो एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हैं, और एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये दोनों राइट्स को एंजॉय कर सकता है। इसके क्लास 2 सब क्लास ए में लिखा हुआ है कि नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके लाइफ के खिलाफ, आपकी लिबर्टी, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, आपकी ज़िंदगी या आपकी आज़ादी या आपकी इज़्ज़त या आपकी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो आपके इन चारों चीज़ों को नुकसान दे। ये आर्टिकल 4 के क्लास 2 सब क्लास ए में लिखा हुआ है। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपसे ली जाएगी तो वो कानून के दायरे में रहकर ली जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया, लॉ के हिसाब से उसका ट्रायल चलेगा, बाद में ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उस हिसाब से तो उसने लिबर्टी अपनी खो दी, उसको कानून के हिसाब से सजा हुई ना इम्प्रिजमेंट, तो वो जेल में चला गया, तो वो ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 4 के तहत मुझे लिबर्टी का हक हासिल है, क्योंकि इसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन भी मौजूद है कि कानून के हिसाब से इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपसे ली जा सकती है। और क्लास 2 के सब क्लास बी और सी में बताया गया है कि कोई भी बंदा, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड डूइंग दैट व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी बंदा आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकता जिस काम को करने से लॉ ने आपको नहीं रोका। जिस काम को करने से लॉ ने आपको नहीं रोका तो कोई और बंदा आपको नहीं रोक सकता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसे राइट्स दिए गए हैं जैसे फ्रीडम टू स्पीच हो गया, फ्रीडम टू एसोसिएशन हो गया, या फ्रीडम टू असेंबली हो गई। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आईनी आपके हक हैं, और कोई बंदा और आपको इन चीज़ों को करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून ही आपको इन चीज़ों से नहीं रोक रहा, तो कोई और बंदा आपको नहीं रोक सकता। ये आर्टिकल 4 के क्लास 2 सब क्लास बी में ये मेंशन है। और आर्टिकल 4 के क्लास 2 सब क्लास सी में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी कंपेयर्ड टू डू डेट व्हिच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। अगर लॉ ने आपको कोई भी काम करने से रोका है तो कोई और बंदा आपको मजबूर भी नहीं कर सकता कि आप ये काम करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड में रॉबरी, डकैती, ये सारे ऑफेंस डिस्क्राइब हैं, तो कोई और बंदा आपको ये काम करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। इस आर्टिकल 4 में इसके
आर्टिकल 4 के क्लास 2 सब क्लास सी में ये बात मेंशन है। हाँ, आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आर्टिकल 5 दरअसल हम पे एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि लॉयल्टी टू स्टेट, स्टेट के साथ लॉयल रहो, और एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कानून और आइन की पैरवी करो। लॉयल्टी टू स्टेट का मतलब स्टेट के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे स्टेट को नुकसान हो, और ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ मतलब जो जो चीज़ें कानून ने आपको मना की है वो हरगिज़ ना करें। ये बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की है। ये दो तरह की बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की है। ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कानून और लॉ की पैरवी करें, और लॉयल टू स्टेट, स्टेट के साथ वफादार रहें, चाहे वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। ये दो तरह की ड्यूटी उस पर लागू की गई है आर्टिकल 5 के थ्रू। और आर्टिकल 6 है, अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन आर्टिकल 5 के तहत लॉयल टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ नहीं रहेगा तो उसके ऊपर हाई ट्रीजन का मुकदमा चलेगा। और आर्टिकल 6 में हाई ट्रीजन के बारे में बताया गया है कि एनी पर्सन, कोई भी बंदा, बाय यूज़ ऑफ फोर्स, कानून को इस्तेमाल, एनी पर्सन, कोई भी बंदा बाय यूज़ ऑफ फोर्स, पावर को यूज़ करके, बाय शो ऑफ फोर्स, ताकत को दिखाकर, आर बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, या किसी और गैर आइनी तरीके से क्या करता है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, ख़त्म करता है, सबवर्ट करता है, उसके पावर्स को महदूद करता है या कम करता है, सस्पेंड करता है, मुअत्तल करता है, या होल्ड इन अबेंस, या उसके पावर्स को महदूद करता है। कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ताकत को दिखाकर या ताकत को शो करके या किसी और गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, सबवर्ट करेगा, सस्पेंड करेगा या होल्ड इन अबेंस करेगा तो वो हाई ट्रीजन की पनिशमेंट पाएगा। उसमें मज़ीद बताया है कि अगर कोई बंदा इन चारों चीज़ों की अटेम्प्ट करेगा, करने की कोशिश भी करेगा, या कंस्पायरेसी करेगा, उसकी साजिश करेगा, कोलाबरेटिंग करेगा, या एडिंग करेगा, किसी और को इस काम को करने में मदद करेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं हुआ, तो बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता जी मैंने तो करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं हुआ। तो इस सेक्शन में मजीद बताया है कि कोई भी बंदा अगर करने की कोशिश भी करता है तो उस पर हाई ट्रीजन की पनिशमेंट लागू होगी। हाई ट्रीजन का मतलब है संगीन गद्दारी, संगीन गद्दारी। और मजीद इसमें लिखा हुआ है कि हाई ट्रीजन की पनिशमेंट पाकिस्तान की जुडिशरी नहीं देगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, या एनी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो हाई ट्रीजन की पनिशमेंट नहीं देगी। तो हाई ट्रीजन की पनिशमेंट कौन देगा? पार्लियामेंट, मजलिस शोरा देगी हाई ट्रीजन की पनिशमेंट। जिसमें आपको बताऊं कि पार्लियामेंट मजलिस शोरा, जिसमें हमारे दो हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस सेनेट, एक होता है लोअर हाउस नेशनल असेंबली। ये दोनों बैठकर हाई ट्रीजन की पनिशमेंट बताएंगे। इस हवाले से हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, जिसके आर्टिकल 2 में हाई ट्रीजन की पनिशमेंट बताई गई है। एक तो उसकी पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस होगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। जो भी बंदा हाई ट्रीजन का ऑफेंस करेगा तो उस हवाले से उससे या तो डेथ सेंटेंस मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगी। और इसी हवाले से जब ये आर्टिकल 6 आया तो मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे हमारे पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एब्रोगेट हुए थे, जैसे 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन या 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ था। इस हवाले से ये 1963 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन मौजूद है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो उस पर हाई ट्रीजन की पनिशमेंट लागू होगी। इस हवाले से हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक एक ब्रीफ व्यू लिया, जिस हवाले से हम इंशाल्लाह इसके पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह कवर करेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।